नमस्कार। आज की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने संसद में बताया कि हाल के दिनों में चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है। और तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने लोकसभा में भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने लिखित जवाब पेश करते हुए कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध बहुत खराब नहीं हुए हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय का ये जवाब इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि हाल में के महीनों में चीनी सेना के साथ भारतीय फौज की झड़प हो चुकी है। इसके बावजूद विदेश मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया कि चीन के साथ भारत के संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने अपने लिखित प्रश्न में पूछा था कि क्या चीन के साथ हमारे संबंध पहले से बेहतर हुए हैं, अगर ऐसा है तो इसका विवरण पेश किया जाए। और इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध को शीर्ष प्राथमिकता देता है। टाटा ग्रुप को नया संसद बनाने का ठेका मिला है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। दरअसल संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी और इन कंपनियों में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और जैसी कंपनियां शामिल थी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नज़दीक बनाई जाएगी और इसके 21 महीनों में पूरा करने की उम्मीद है। नए भवन में सांसदों के बैठने के लिए 900 सीटें होंगी, जबकि संयुक्त सत्र में 1350 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। और सरकार की कोशिश है कि 2022 के जुलाई महीने में होने वाला मानसून सत्र नई संसद में आयोजित किए जाने की तैयारी है। और नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। प्रत्येक सांसदों के लिए अलग से कमरा और लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल व अन्य सभी चीज़ों की व्यवस्था होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा कि बीएसपी को भरोसा है कि भारत सरकार देश की अपेक्षा के अनुरूप चीन को करारा जवाब देती रहेगी। और मायावती ने यह भी कहा कि इस मामले में बीएसपी भारत सरकार और सेना के साथ है। और मायावती ने एक ट्वीट के जरिए अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जारी संघर्ष, तनाव और तैनाती को लेकर देश में उत्सुकता और चिंता स्वाभाविक है, जिसको लेकर सरकार ने संसद में बयान भी दिया है। साथ ही बसपा को भरोसा भी है कि भारत सरकार देश की अपेक्षा अनुरूप चीन को करारा जवाब देती रहेगी। बसपा सरकार और सेना के साथ है। भारत में 50 लाख कोरोना वायरस के संग आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रूस ने आधिकारिक बयान में कहा है कि वह भारत को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज बेचेगा। और अगर इसका ट्रायल सही रहता है तो भारत को नवंबर तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। साथ ही कोविड-19 स्पुतनिक वी वैक्सीन की भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को आपूर्ति की जाएगी, जिसकी भारत में स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले रूस ने कजाकिस्तान, ब्राज़ील और मैक्सिको के साथ वैक्सीन की सप्लाई की डील की थी। रूस ने भारत के साथ स्पुतनिक वी वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया है। और द लांसेट जर्नल के मुताबिक शुरुआती ट्रायल में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। ये रूस से आई हुई एक खबर है जो कि भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन देने की 10 करोड़ डोज देने की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साइन, और वह भारत को 10 करोड़ डोज बेचेगा। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बाबरी विध्वंस मामले पर 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है। और कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी 32 आरोपियों के फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। और इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती को भी कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज दे चुकी है। स्पेशल कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें और गवाही सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। साथ ही 2 सितंबर से फैसला लिखा जाने लगा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया था, लेकिन 22 अगस्त को ट्रायल का स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद स्पेशल जज ने सुनवाई पूरी करने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। कोरोना काल के बीच जारी मानसून सत्र में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू
काफ़ी सतर्क नजर आए हैं और समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों को नायडू ने मास्क के लिए टोका और प्रोफेसर राम गोपाल यादव और कोरोना महामारी में सरकार की नाकामियों को गिनवा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मास्क नीचे सरका लिया तो सभापति ने उनको ICMR का गाइडलाइन गिनवाते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए कि वायरस को रोकने के लिए मास्क ज़रूरी है और ये एयर कंडीशन में ज़्यादा फैलता है। वहीं मंगलवार को बॉलीवुड का ड्रग्स के मामले में बचाव करने के लिए जब जया बच्चन खड़ी हुई तो उन्होंने मास्क नहीं पहना था। जब नायडू ने उनको टोका तो उन्होंने कहा मास्क लगाने से आवाज़ साफ नहीं आएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद सड़क से संसद तक बहस छिड़ गई है और इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर, दीपिका पादुकोण और मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर और विकी कौशल, वरुण धवन और अन्य सितारों के खिलाफ उनके पुराने पार्टी वीडियोस पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में शामिल होने वाले लोगों द्वारा ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना से भी मुलाकात की, जिसमें ड्रग पार्टी में आयोजन किए लिए करण जौहर और अन्य के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। और सिरसा का यह भी कहना है कि अगर उसी दिन मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की होती तो सुशांत आज जिंदा होते। और बता दें कि बीते साल करण जौहर के घर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें एक पार्टी का वीडियो सामने आया है जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि शाहिद कपूर उड़ता पंजाब में पूरी दुनिया के सामने सिख युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, लेकिन सच्चाई उड़ता बॉलीवुड है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने सरकार से पूछा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से 29 लाख लोगों की जान बच जाने का जो दावा किया था उसका आधार क्या है, इसकी जानकारी सदन को दी जाए। साथ ही बुधवार को राज्यसभा में कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर चर्चा के दौरान आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि कोरोना काल में सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो इसके फायदे क्या क्या हुए हैं और साथ ही इसे भी सरकार को बताना चाहिए कि आनंद शर्मा ने अचानक लॉकडाउन के फैसले को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया गया और उससे लोगों को तकलीफ हुई। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल चले और उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी तैयारी थी कि नहीं और इसकी चर्चा भी संसद में होनी चाहिए थी। ये हमारे देश को जानना चाहिए था, यही संसद का कर्तव्य है। मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को लेकर साफ किया कि पिछले 6 महीनों में LAC पे कोई घुसपैठ नहीं हुई है। साथ ही राज्यसभा में गृह मंत्रालय की ओर से लिखित उत्तर में ये बताया गया कि 6 महीने में चीन ने जो किया उसे घुसपैठ नहीं बल्कि घुसपैठ की कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि LAC पर कई इलाकों को जिसे हम अपना मानते हैं चीन भी उन पर दावा करता है। हालांकि LAC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही गृह मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से 28 बार आतंकवादी भारतीय सीमा में जरूर घुसे हैं और पिछले 6 महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने को लेकर भारत जी तोड़ मेहनत कर रहा है और इस संबंध में मंगलवार को एक बड़ा ऐलान हुआ है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी साथ मिलकर वैक्सीन पर काम करेंगे। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर इस पार्टनरशिप के बारे में बताया गया। CCMB की तरफ से बताया गया कि CSIR की 3 लैब अलग अलग टेक फार्मा के लिए जरिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिनका क्लिनिकल विकास और व्यवसायीकरण अरबिंदो देखेगा। और वहीं CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा कि इस पार्टनरशिप से स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की भारत की कोशिश को तेजी मिलेगी। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सांसद जी एक वीडियो में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शंख बजाने और कीचड़ में खेलने की नसीहत दे रहे थे। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुखबीर सिंह हाथ में शंख पकड़े और कीचड़ में बैठे नजर आए। सांसद ने यह भी कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ रहना जरूरी है और इसके लिए शंख बजाना चाहिए। और उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं बढ़ती बल्कि
प्राकृतिक चीज़ों से बढ़ती है। इसलिए वीडियो वायरल होने के बाद सुखबीर सिंह काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 10 सितंबर को जब भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उससे पहले पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के सैनिक के बीच करीब 200 राउंड फायरिंग हुई और यह घटना रिज लाइन पर हुई, जहां फिंगर 3 और फिंगर 4 के इलाके मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना के मूवमेंट के दौरान ही फायरिंग हुई है। चुशुल सेक्टर में तो कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। इससे पहले 7 सितंबर को भारत चीन के मुखपारी हाइट के इलाके में फायरिंग की घटना पर बयान जारी किए गए थे, जिसमें दोनों ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन पैंगोंग इलाके में फायरिंग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तनाव अब उस स्तर का नहीं है जैसा 30 सितंबर के पहले सप्ताह में था। तो पैंगोंग में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 200 राउंड फायरिंग की खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बीए और बीएससी ऑनर्स के कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है और सेंट स्टीफेंस में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कट ऑफ जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा 99.25% रखा गया, जो कि पिछले साल 0.5% रहा है। और साथ ही प्रवेश के लिए छात्रों के गणित में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच सरकार विपक्षी दलों के साथ बंद कमरे में बैठक कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं। दरअसल मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मसले पर संसद में बयान दिया था, लेकिन विपक्षी नेताओं के सवालों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया था। अब सरकार इस मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे बैठक करने को राजी होती दिख रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से विपक्षी के सभी सवालों को जवाब भी दिए जा सकते हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता और रंजन चौधरी ने ऐतराज जताया है और उन्होंने यह भी पूछा कि अगर समाचार पत्र चर्चा कर सकते हैं और सार्वजनिक चर्चा हो सकती है, बाकी सभी लोग चर्चा कर सकते हैं, तो भारतीय संसद में ऐसी स्थिति पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। करीब 15 दिनों से भारत में कोरोना केसों के बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज बनी हुई है और आधिकारिक तौर पर देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार हो गई। बुधवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 90,123 नए केस आए और रिकॉर्ड 1290 मरीजों की मौत हुई, जिसमें देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है। इनमें से 82,66 लोगों की मौत हुई है और देश में एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में बीते 11 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा केस आए हैं। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के 50 लाख से ज़्यादा केस आए हैं और ICMR के मुताबिक 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,93,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग मंगलवार को की गई थी और देश में कोरोना से पॉजिटिविटी के रेट 7% से कम है। और वहीं राहत की बात है कि सिर्फ इतनी है कि कोरोना से डेथ रेट 1.63% पर है, जबकि रिकवरी रेट 78% से ज़्यादा हो गई है। मंगलवार को संसद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर जारी विवाद को लेकर जो चीन को चेताया था, अब उस पर चीन की तिलमिलाहट सामने आई है। चीनी मीडिया ने राजनाथ सिंह के बयान को उकसाने वाला बताया और चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों में तनाव बहुत बढ़ सकता है। और एक्सपर्ट के हवाले से ये भी लिखे लेख में बताया, ग्लोबल टाइम्स का कहता है कि भारत के रक्षा मंत्री अपने लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार तैयार है, लेकिन सच ये है कि भारत की वजह से ही ये हालात बने हैं। लेख में भारत की गिरती GDP, बेरोजगारी की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि सर्दियों में भारत के लिए मुश्किल होने वाली है और वो चीन के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद फिर से इस वायरस को संक्रमित हो सकता है। पहली बार इस बात पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हामी भरी है।
साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना से दोबारा संक्रमित होने के चांस बहुत कम होते हैं। चेचक बीमारी का हवाला देते हुए भार्गव ने कहा कि जैसे चेचक में हमने दोबारा संक्रमण होते हुए देखा कि बिल्कुल वैसे ही है कि कोरोना से भी दोबारा संक्रमण हो सकता है। और उन्होंने आगे बताया कि फिर से संक्रमित होने वाले मरीज को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी दोबारा संक्रमण होगा हल्का ही होगा। भारत में मंगलवार की रात कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार हो गई और वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में महज 11 दिनों में 40 लाख से 50 लाख मरीजों का सफ़र तय किया है। और इसके साथ ही कोरोना से मौत के आंकड़े भी खौफनाक हो रहे हैं। अब देश में इस महामारी ने 81,989 मरीजों की जान ले ली है। देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसों की संख्या 50,000 से अधिक है। हालांकि सरकारी तौर पर अभी इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। और उधर दुनिया भर से कोविड-19 के आंकड़ों का संग्रह करने वाले अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों के संदर्भ में भारत सबसे आगे है और उसके बाद ब्राज़ील है और फिर अमेरिका का स्थान आता है। और देश में 39 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना महामारी को मात कर देने में सफल भी रहे हैं। विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित लोगों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि मृतकों के आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका और ब्राज़ील के बाद वह तीसरे स्थान पर है। तो भारत में कोरोना के कुल केस 50 लाख के पार हो गए हैं और करीब 82,000 जान जा चुकी है। तो आपको देख रहे हैं जो कि कोरोना का भयावह रूप अब भारत में देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के हो रहे हल्ले के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पास फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कार्रवाई करने के योग्य हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये बात कही है। रेड्डी ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान एनसीबी को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिसमें फिल्म उद्योग के लोगों और मादक पदार्थ तस्करों के बीच मिली भगत का खुलासा होता हो। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि एनसीबी की मुंबई टीम ने 28 अगस्त 2020 को एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संसद में पहले से बीजेपी सांसद रवि किशन ने आरोप लगाया था कि बॉलीवुड ड्रग्स की लत का शिकार है और उसके बाद सपा सांसद जया बच्चन ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पास कोरोना से जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को डेटा नहीं है और मंगलवार को संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लिखित जवाबों में बात कही थी। बतौर चौबे ने स्वास्थ्य राज्यों का मामला है, ऐसे में जानकारी राज्य सरकार के पास होगी। हालांकि चौबे ने यह भी कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस पैकेज के तहत मदद मांगने वाले का डेटा है, जिसके मुताबिक अभी तक 155 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत की जानकारी है और इन 155 में से 64 डॉक्टर, 32 नर्सिंग स्टाफ और 14 आशा वर्कर और 45 अन्य शामिल हैं।